हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले अपन ने जो पूर्व कक्षाओं में कुछ संख्याएं पढ़ी है, संख्याओं के प्रकार पढ़े हैं, उनके बारे में अपन पूर्व ज्ञान का थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और जो कि हमारे इस प्रश्नावली में पढ़ने में हमारी हेल्प भी करेगा, हमें याद करने से हमारे इसमें काम भी आएगा। तो कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो पहली संख्या है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में जो पहले नंबर की संख्या आती है वो होती है प्राकृत संख्याएं। क्या आती है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो कि n से लिखते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसको n से लिखते हैं। और ये प्राकृत संख्याएं जो हमें गिनने के लिए काम में लेते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्याओं भी कहते हैं इनको, जो कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 आगे चलकर ये अनंत तक चलती है। इन संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं उसके बाद में जो आती है वो आती है पूर्ण संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। तो पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो और मिला दें, कहीं ना कहीं हमें जीरो की कमी महसूस हुई तो हमने जीरो और मिलाया, तो जो अगली प्रकार की संख्या आई वो आई पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और W से लिखते हैं। तो W बराबर हमारे पास आया 0 1 2 3 4 5 6, आगे चलकर ये अनंत तक चलती है। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं के बाद में जो अगले प्रकार की संख्याएं आती है हमारे पास, वो आती है पूर्णांक संख्याएं। क्या आती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर नंबर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर, जिनको Z से लिखते हैं। और Z से लिखने तो ये संख्याएं आती है हमारे पास माइनस वाली संख्याएं, जीरो और प्लस वाली, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 और आगे अनंत तक जो चलती है, इनको कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं के बाद में हमारे पास आती है परिमेय संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहेंगे रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। इसको Q से लिखते हैं और Q बराबर होता है कि P बटा Q के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं उनको कहेंगे परिमेय संख्या, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है याद रखने की कि P और Q तो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब माइनस की संख्या, जीरो और प्लस, ये सारी कोई भी इनमें से कोई सी भी संख्या आ सकती है, लेकिन उसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर 0 नहीं होगा तो ऐसी संख्याएं जैसे 1/2 -3 बटा 7 0/1 -5 बटा -3, ये सारी संख्याएं क्या आएगी? परिमेय संख्या। अब यहाँ से जीरो अगर नीचे आएगा तो जैसे 3/0 लिखा, तो 3/0 आने से क्या होगा? Q का मान 0 होने से ये हो जाएगा अनंत, और अनंत को कहेंगे अनिर्धारित। तो अनिर्धारित हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं होती, इसलिए हम क्या कहेंगे ये कि 0 आने से वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, वो अनंत बन जाएगी और उससे को अपन अनिर्धारित कहेंगे। तो इसलिए P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कोई सी भी संख्या हो सकती है। उसके बाद अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। इनको कहेंगे इंग्लिश में इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इसको Q कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। Q, इसको Q से लिखते हैं, इसको Q कॉम्प्लीमेंट से कहते हैं। और इसको जो संख्याएं P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उनको कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √2 √3 √5 पाई, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो या वर्गमूल पूर्ण तरह से वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें क्या होती है कि जैसे मान लो अपन कहें कि मान लो √3/1 भी तो एक परिमेय संख्या हुई, बटे वाली हो गई। तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि ये भी पूर्णांक होनी चाहिए P, और ये भी पूर्णांक होनी चाहिए। अब इसमें ये हमारे पास पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में तो √ वाली संख्या नहीं होती है, इसलिए ये संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ। क्या है? अपरिमेय संख्याएँ। उसके बाद में जैसे कई बच्चे कहेंगे कि सर पाई का मान 22/7 हम सवालों में करते हैं, तो क्या पाई 22/7 परिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें बच्चों ऐसा है कि जो पाई का मान है वो लगभग 22/7 होता है, ये फिक्स 22/7 नहीं होता। इसको अपन सवाल हल करने के लिए जो काम में लेते हैं वो 22/7 प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो फिक्स मान है वो 22/7 नहीं होता, उससे कुछ चेंज होता है, इसलिए अपन इस पाई को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली जो हमारी संख्या है वो आ गई वास्तविक संख्याएं। क्या आती है? वास्तविक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती है? जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उनको कहेंगे वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, जो कि सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बनती है।
तो उसके बाद में इनको, जो कि हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे और इसके बारे में और विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन इन संख्याओं के जो ऊपर अब तक हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं, इनको चित्रों की सहायता से अभी भी अपन एक डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो डायग्राम को अच्छी तरह समझ पाता है और ज़्यादा देर तक याद कर पाता है। इसके लिए अपन चित्रों की सहायता से भी इन प्रकारों को अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे संख्याओं के प्रकार को चित्र से निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। तो ये तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। अपरिमेय संख्या तो हमारे पास √2, √3, पाई, √7 ये सारी अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। उसके अलावा अथवा हम दूसरे एक और चित्र से अपन समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे गोले बने हुए हैं उसमें सबसे अंदर वाला जो गोला है वो है प्राकृत संख्या का। क्या है? प्राकृत संख्या, जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होकर। प्राकृत संख्या में अगर 0 और ऐड मिला दे तो ये अगला जो गोला होता है वो पूर्ण संख्या का बन जाता है। किसका बन जाता है? पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी प्राकृत के बाद 0 ऐड करने से। उसके बाद अगले माइनस वाली संख्याएं ऐड किए तो पूर्णांक संख्याएं बन गई। कौन सी बन गई? पूर्णांक संख्याएं। जो अगला गोला है वो पूर्णांक संख्या हो गया। पहले नंबर का प्राकृत संख्या का गोला हो गया, दूसरे नंबर का पूर्ण संख्या का हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो पहले नंबर का प्राकृत संख्या, दूसरे नंबर का पूर्ण संख्या का, तीसरे नंबर का पूर्णांक संख्या का। किसका हो गया? पूर्णांक संख्या का। और चौथे नंबर का हो गया परिमेय संख्या, जिसमें कि P/Q के रूप में लिखने वाली सारी संख्याएं जिनको बटा वाली संख्या कहते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बाद में जो लास्ट का 5वें नंबर का गोला है वो वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में एक तो परिमेय संख्या के अंतर्गत सारी आ गई और अगली एक और है वो है अपरिमेय संख्या। मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं वो या तो परिमेय होगी, परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। मतलब दो ही हो सकती है, या तो परिमेय होगी। अब परिमेय के अंदर कोई सी भी हो सकती है, पूर्ण है, पूर्णांक है, प्राकृत है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वास्तविक संख्याएं इनको एक परिमेय होगी या दूसरी अपरिमेय होगी। तो ये अपन संख्याओं के प्रकार अपन दोनों तरह से, एक तो याद करके और दूसरा चित्र की सहायता से अपन इस प्रकार इनको अध्ययन करेंगे। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हर अपने जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वास्तविक संख्या इसमें बार बार काम आएगी। तो ये चीज़ें हमें कॉपी में भी नोट करनी है और बार बार इनका रिविजन भी करना है, तो हमारे याद रहे। और बाकी अपन आगे इसमें प्रश्नावली में पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, इसके बाद अपन आगे इस प्रश्नावली में जो हमें एक प्रमेय काम आएगी सबसे ज़्यादा, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो r का मान है वो 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जो कि दो पूर्णांक a और b के लिए आपस में परस्पर संबंध स्थापित करती है। तो यहाँ पे a और b अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं। जैसे 19 में मैंने 8 का भाग दिया, 2 बार भाग गया, नीचे शेषफल 3 बचा। यहाँ पे जो ये भाग वाली प्रक्रिया है, इसमें जो बीच वाली संख्या है इसको कहेंगे अपन भाज्य, जिसका भाग देंगे उसको भाजक, जो आंसर आया उसको भागफल और जो नीचे शेष बचा उसको शेषफल। तो यहाँ पे अपन ये देखो, ये देख सकते हैं कि a माना है भाज्य और b को माना है भाजक, q को माना है भागफल और r को माना है शेषफल। तो अगर अपन इस हिसाब से अगर इसको जमाएं तो जो भाज्य है a बराबर भागफल b गुणा b भाजक गुणा q भागफल प्लस शेषफल। तो यही हमारी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है कि जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पे जो शेषफल होगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा और बराबर भी हो सकता है और भाजक से छोटा होगा। हमेशा शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये भी हमें काम आएगी, तो इसका भी अपन एक बार देख लेते हैं क्या है ये, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कोई भी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वो जिसमें कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, तीसरी संख्या का भाग चला जाए, उसको कहेंगे
तीसरी संख्या का भाग जाता हो। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल स्वयं संख्या का और उसके अलावा एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, संख्या का भाग नहीं जाता है, तो उनको कहेंगे अपन अभाज्य संख्या, भाग नहीं जाता है। जैसे कि अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये, जिनमें केवल खुद का और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। और भाज्य संख्या होती है जैसे 4, 6, 8, 9 ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं। तो कोई भी भाज्य संख्या उसको अपन अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करके लिख सकते हैं। और ये गुणनखंड अद्वितीय होता है, मतलब 6 को जैसे 2 गुणा 3 लिखो या 6 को 3 गुणा 2 लिखो, तो ये आपस में अगर इसको 1 मान लें तो इस 6 के अपन 2 अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये हमारी गणित की आधारभूत प्रमेय है। उसके बाद एक और चीज़ हमारे जो काम आएगी कि किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए उनके बीच में क्या संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के मध्य निम्न संबंध होता है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर पूर्णांकों का एचसीएफ गुणा पूर्णांकों का एलसीएम। कहने का मतलब दोनों जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है उनका अगर गुणनफल करें तो वो जो बराबर होगा वो उन धनात्मक गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस संबंध से भी हमारे काफ़ी सवाल इसमें प्रश्नावली में दिए हुए हैं, तो वो भी अपन हल करेंगे आगे। तो इसको यह लिख सकते हैं a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस प्रकार हमारे जो ये पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या है इसकी ये थ्योरी है लगभग हो चुकी है। और उसके अलावा अगर कुछ होगा तो अपन प्रश्नावली के साथ भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले इन सूत्रों को एक सूत्र वाली कॉपी बना के उसमें अलग से उसको लिखना है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं, क्योंकि उनको अपन अलग से लिखेंगे तो अपन बार बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ को बार बार देखा जा सकता है। इसलिए गणित की 2 कॉपियाँ होनी चाहिए, एक तो सूत्र वाली और एक गृहकार्य वाली। तो सूत्र वाली में केवल सूत्र आएंगे और उसके बाद में गृहकार्य वाली में जो अपन अभ्यास पुस्तिका के जो सवाल करेंगे वो इसमें करेंगे। तो बच्चों ये हमारी इसकी थ्योरी पूरी हुई है, उसके बाद में अपन आगे सवालों का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।